नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। तो आ चुका है वित्त मंत्री का बजट। हर तरह की प्रतिक्रिया उसके लिए है, ज्यादातर करके उसको मिल रहा है थम्स अप। लेकिन रियल एस्टेट जिसे बजट से बड़ी उम्मीदें थी, उसे क्या हासिल हुआ है? जाहिर तौर पर कहीं थोड़ी निराशा है, तो कुछ अनाउंसमेंट्स भी आए, लेकिन ओवरऑल क्या पिक्चर बन रही है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान है। मेरे साथ मुंबई स्टूडियो में मौजूद है अमित गोयनका साहब, एमडी और सीईओ हैं नाइसिस फाइनेंस सर्विसेज के, और साथ में दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओमेक्स के सीईओ मोहित गोयल। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित जी, पहला रिएक्शन मैं आपसे यही चाहूंगा कि ओवरऑल अगर आप बजट को देख रहे हैं तो आपको ये बजट कैसा लग रहा है, फिर हम आगे रियल एस्टेट और फर्दर इंप्लीकेशंस पर जाते हैं। देखिए, बजट ने मेरे हिसाब से एक मैक्रो पिक्चर को टैकल करने की कोशिश की है, ताकि कई सारी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी थी। तो जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ा विजन है, नहीं कि सिर्फ अगले साल तक सीमित रहे, मगर जो अगले 5 साल तक का जो एक विजन है उसको प्रदर्शन करने की कोशिश की है। जहां तक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ हद तक वो एड्रेस हुई है, कुछ हद तक नहीं एड्रेस हो पाई है। जैसे आपने सही बताया, रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो स्मार्ट सिटीज और हाउसिंग फॉर ऑल का जो नारा दिया गया था प्रधानमंत्री की ओर से, उसको अचीव करने के लिए कई सारे जो रिफॉर्म्स और टैक्स रिफॉर्म्स की योजनाएं की तरफ जो ध्यान था लोगों का, वो नहीं आ पाई है। तो उस मायने से थोड़ा सा निराशावादी रहा है, मगर वो विजन बरकरार है, ये बात भी कही गई है। राइट। मोहित, क्या कहेंगे आप? एक ओवरऑल व्यू में आपका भी लेना चाहूंगा कि बजट को अभी रियल एस्टेट के मायने से एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें, पूरे देश की पिक्चर के तौर पे देखें, तो कैसा लग रहा है? नहीं, ओवरऑल जैसे अमित जी ने बात बोली कि अगले 5 साल का विजन दिया गया है। आज से 9 महीने पहले भी जब बजट निकला था, तभी वो बजट भी मैंने उस वक्त बात बोली थी कि ये बजट सिर्फ 9 महीने का बजट नहीं है, अगले 10 साल 8 साल का बजट है। सिमिलरली इस बार भी जो बजट की बातें की गई हैं, वो अगले 5 से 8 साल का विजन दिखाया गया है। बट इस बार उम्मीदें थी कि माइक्रो पिक्चर में घुसेगी सरकार, और जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, जो ग्राउंड पे रिक्वायरमेंट है, जो ग्राउंड पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, वो होगा। वो आप किसी भी सेक्टर की बात कीजिए, वो किसी भी सेक्टर में नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर काफी पैसा डिवोट किया गया, स्कीम्स के ऊपर पैसा डिवोट किया गया। 22,000 करोड़ की जैसे उन्होंने बात करी कि अफोर्डेबल हाउसिंग में वो डालेंगे, वो अपने ही सेक्टर में डालेंगे, वो अपनी जितनी ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसी में पैसा डालेंगे। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस बजट में माइक्रो पिक्चर पे बात क्यों नहीं की गई। माना ठीक है, 5 साल का विजन बताया, बट 5 साल के विजन के साथ साथ काम कैसे करेंगे। बजट तो आज की बजट इज ऑल अबाउट नंबर्स। बजट में एक माइक्रो पिक्चर देना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो नहीं दिया गया। और रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं, तो रियल एस्टेट ने तो कुछ भी नहीं किया। मेरे लिए रियल एस्टेट का मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग है, मेरे रियल एस्टेट का मतलब और कुछ नहीं है आज इंडिया में, क्योंकि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे देश की जो इस वक्त नीड है, वो सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ भी नहीं किया गया, ना कोई बात की गई। स्मार्ट सिटी 9 महीने पहले जो बात की गई थी, उसका तो वर्ड ही नहीं आया। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मैं बजट सुन रहा था और देख रहा था, जब बजट खत्म हुआ, मुझे ऐसा लगा कि शायद ब्रेक लिया अभी जेटली साहब ने, अभी 2-3 पन्ने बच गए हैं जो वो बोलना भूल गए जी। और आई वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड विद दिस बजट। जी, ये एक निराशा जाहिर है। अब आपको क्या लग रहा है यहाँ पर गोयनका साहब, जिस तरह से अमित की निराशा झलक रही, तो पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री का यही रिएक्शन है और ये वाजिब रिएक्शन है? कुछ हद तक सही बात है, क्योंकि आपने एक दिशा दिखाई है लोगों को। पिछले साल जो अफोर्डेबल हाउसिंग के तरफ है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया गया है, और अब घर बनाने की बारी है। तो उसके लिए कई सारे जो अड़चने हैं, वो क्योंकि इंटरिम बजट था, इस फुल बजट में एक्सपेक्टेड थी कि वो अड़चने निकाली जाएंगी, और ये जो आपने एक गति पकड़ी है उसको बरकरार रखी जाएगी। अगर ये गति को बीच में कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है, तो जो मोमेंटम बनता है, जो एक्साइटमेंट बनती है, वो रुक जाती है। लोगों में कंफ्यूजन पैदा होता है कि क्या सरकार की नीयत इसी डायरेक्शन में बरकरार है या नहीं, या कुछ और सोच रहे हैं। और जब तक सरकार की नीतियों में अगर एक कांस्टेंट नहीं दिखाई देगा, तब तक उसको डिलीवरी कर पाना, उसको हकीकत में ला पाना उतना और मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली एक निराशा तो है ही है रियल एस्टेट सेक्टर में। हाँ, मगर इन्वेस्टरों के लिए कई फायदे हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टरों के लिए, जो एक पॉजिटिव साइड है, जो मेरे लिए एज एन इन्वेस्टर बड़ी अच्छी बजट रही है एज एन इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये इन्वेस्टर वाले पॉइंट पे मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक बार यहाँ पर हम जाएंगे मोहित के पास। मोहित, जैसा आप कह रहे हैं कि 22,407 आई थिंक ये एग्जैक्ट फिगर है जो उन्होंने एलोकेट किया है, उसमें वो हाउसिंग की बात कर रहे हैं। 6 करोड़ घर बनाने की, 4 करोड़ गांवों में, 2 करोड़ अर्बन एरियाज में, साथ में अर्बन डेवलपमेंट भी इस बजट के अंदर जुड़ा हुआ है। तो आपको लगता है, जैसा आपने कहा कि ये तो उन्होंने अपनी एजेंसीज के लिए ही रखा है, लेकिन जिस तरह की डिलीवरी अभी है, कुछ 15-20 लाख घर बन पाते हैं साल में सारी एजेंसीज के मिला के, इतना 6 करोड़ का आंकड़ा 2022 यानी बहुत कम समय रह गया है,
खुद पे डिलीवर कर पाएंगे? कहीं ना कहीं शायद प्राइवेट सेक्टर की मदद के लिए उनको आगे आना पड़ेगा। देखिए, मैं कुछ आपको फिगर देता हूं। जैसे अभी आपने बात बोली कि साल भर में पूरे कंट्री में 15 लाख घर डिलीवर होते हैं। 15 लाख में से आज भी 70% घर प्राइवेट बिल्डर ही डिलीवर कर रहा है और 30% घर ये गवर्नमेंट एजेंसीज डिलीवर कर पाती हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे 6 करोड़ घर की बात कर रहे हैं। 6 करोड़ मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं तो आप 3 लाख का एक घर पकड़ लीजिए। 18 कितना 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 करोड़ तो कम से कम 18 लाख करोड़ का निवेश चाहिए हम लोग को अगर 2022 तक घर सबको देने हैं तो। और ये तो रिक्वायरमेंट, ये तो शॉर्टेज आज है, ये शॉर्टेज और बढ़ती चली जाएगी अगर हमने ढंग से मीट नहीं किया तो प्राइवेट सेक्टर को मैं ये नहीं कह रहा आप डेवलपर को टैक्स में रियायत दे दो, आप प्रॉफिट जितना वो कमा रहा है उसमें रियायत दे दो। आप जो प्राइवेट सेक्टर है आप कंज्यूमर को बेनिफिट दे दो ना। इस बजट में आप कंज्यूमर को बेनिफिट दे सकते थे। सेक्शन 43C है जो इनकम टैक्स में अभी परेशान कर रहा है कस्टमर्स को, उसको आप रियायत उसको आप विड्रॉल कर सकते थे। गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कोई इंपैक्ट नहीं आता। आप 24B सेक्शन है उसमें कुछ रियायत दे सकते थे, डायरेक्टली कुछ कस्टमर को तो बेनिफिट देते। आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री पिछले मैं 3 साल की अगर बात करूं हमारी इकोनॉमी की, हमारे बहुत सारे सेक्टर्स कंट्री के आज की डेट में डेड हो चुके हैं। मैं ये भी नहीं बोलूंगा आईसीयू में है, वो डेड हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। एविएशन सेक्टर की बात करो आप पावर सेक्टर की बात करो, आप कोल सेक्टर की बात करो, आप टेलीकॉम सेक्टर की बात करो, वो खत्म हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करो, खत्म हो चुके हैं। तो आज सरकार क्या कर रही है, ये सारे सेक्टर को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, जिंदा करने की कोशिश कर रही है। 3 साल से रियल एस्टेट जो है खत्म पे खत्म होते जा रहा है। आज रियल एस्टेट आईसीयू में पहुंच चुका है। तो क्या सरकार वेट कर रही है कि जिस दिन रियल एस्टेट सेक्टर खत्म हो जाएगा उस दिन संजीवनी बूटी लेके आएंगे, उस दिन कुछ रियल एस्टेट सेक्टर को देंगे? आज ही संभाल लो रियल एस्टेट सेक्टर को, जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी पे, जो कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट में। 6% रियल एस्टेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। उस 6% को आप 12-13%, 15% ले जाओ ना, आप तभी 8-9% जीडीपी पे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, नहीं तो कभी नहीं कर पाएंगे। जी मोहित, चलिए तो यहाँ पर मैं ब्रेक लूं उससे पहले यहाँ पर अमित जी आपसे पूछना चाहूंगा। मोहित कई सारे पॉइंट्स उठा रहे हैं कि वाकई में एक पुश बहुत, मुझे लगता है उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, आया कम है, लेकिन जो पिछला बजट देखे हम इंटरिम बजट लेके आए तो उसमें कई सारे अनाउंसमेंट थे। ऐसा लगा कि रियल एस्टेट के लिए ही सारे अनाउंसमेंट थे। तो ऐसा तो नहीं है कि वहां जो अनाउंसमेंट कर दिया वो उनका इफेक्ट तो धीरे धीरे आएगा। आपने चाहे एफडीआई के नॉर्म लूज किए, चाहे आपने दूसरे कुछ और अनाउंसमेंट किए, 100 स्मार्ट सिटीज अनाउंस की, ये बात अलग है कि यहां नाम नहीं लिया, लेकिन उसका काम तो चल ही रहा है। तो शायद ये कारण रहा कि बहुत ज्यादा एम्फेसिस यहां नहीं देखने को मिला। ठीक बात है। देखिए, संतुलित बजट देना एक बहुत मुश्किल काम है और हर सेक्टर को, हर इंडस्ट्री को बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, स्पेशली क्योंकि हम इतने इकोनॉमिक डाउनटर्न से गुजर चुके हैं। तो हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री रिवाइव करने की या ग्रो करने की कोशिश में लगी हुई है, तो इसमें दो राय नहीं है। हालांकि रियल एस्टेट में डेफिनेटली, बिकॉज ये काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का ही पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का पार्ट है, और क्योंकि ये बजट 100% इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस तो था ही, इसमें दो राय नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद डेफिनेटली रहती है कि अलाइड सेक्टर जो है या जुड़ा हुआ सेक्टर हाउसिंग है उसको भी थोड़ा सा और एम्फेसिस मिल सकता था। हालांकि ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो आई अंडरस्टैंड कि डेवलपर्स की उम्मीदें बहुत होती है कि इसको एक जंप स्टार्ट मिले, कई सारी चीजें एक साथ मिल जाए, वो एक साथ नहीं कई बार हो पाती है, मगर फोकस है। आई थिंक हुपा जो है, हाउसिंग और अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन मिनिस्ट्री, उसका आउटलुक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। ये जो 24,000 करोड़ की रकम है, ये भी काफी बड़ी रकम है जो आज तक कभी बजटरी एलोकेशन नहीं की थी। मोहित को मैं बताना चाहूंगा कि ये 100% गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं कर पाएंगी। ये भी बात हुई है कि प्राइवेट डेवलपर्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहे, वो लोग भी इसमें मिलकर एक एजेंसी सिस्टम जिस तरीके से पीपीपी मॉडल में क्रिएट किया जाए, जहां पे प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करके ये पैसा निवेश हो और वो जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी है हाउसिंग फॉर ऑल के तहत, वो डेफिनेटली बने। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी एजेंसीज में उतनी कैपेसिटी के एक साथ 6 करोड़ घर बना पाए, इसमें प्राइवेट पार्टनरशिप डेफिनेटली आएगी। तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। कई सारी जो कंस्ट्रेंट्स है वो हम चर्चा कर सकते हैं, मगर एक डायरेक्शन जो बनाने वाली बात है वो डायरेक्शन है। ओके, चलिए, तो है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से निराश कर देने वाली बात है। और खास बात हम ये भी देखते हैं मोदी सरकार में कि जरूरी नहीं ये सारे अनाउंसमेंट है वो बजट में आ जाए, बजट के बाद भी बहुत सारे अनाउंसमेंट आते रहते हैं। तो यहाँ इंतजार रहेगा उन अनाउंसमेंट का। फिलहाल यहाँ लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जैसा अमित जी कह रहे थे कि एक निवेशक के लिए, एक इन्वेस्टर के लिए बहुत कुछ है, देखते हैं वो क्या कुछ है इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार रियल एस्टेट के लिए बजट कैसा रहा। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, आप जिक्र कर रहे थे कि
बाकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए थोड़ी निराशा, लेकिन एक इन्वेस्टर के लिए बड़ा ही शानदार बजट रहा। तो वो जानना चाहेंगे कि इन्वेस्टर के लिए क्या क्या चीजें अब इसमें उसके मुफीद होगी। क्योंकि सरकार ये बात को मानती है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का क्रिएशन तो होते आया है कई सालों से, मगर रिटेल पार्टिसिपेंट जो है वो इसमें पूरी तरीके से फायदा नहीं, उसका लाभ नहीं उठा पाया है। इसके लिए लास्ट ईयर उन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट्स की बात छेड़ी थी, उसका कानून लाए थे सेबी ने। तो इस फाइनेंस बिल में उसको एक सील ऑफ अप्रूवल मिला है, जिसके तहत जो भी डबल टैक्सेशन का इश्यूज था या नॉन इनकम पे टैक्स का इशू था उसको एड्रेस कर दिया गया है। तो सबसे पहली बात उन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को और एनआरआईज को अलाउ किया है कि वो रीट्स में पार्टिसिपेट कर सकें। दूसरी बात, जो सेलर है, जो सबसे बड़ी फर्स्ट जो लेवल ऑफ चैलेंज था कि भाई कोई अपना एसेट क्यों देगा रीट को अगर उनको कैपिटल गेन्स का अगर नुकसान होता है तुरंत, तो उसको राहत दी गई है कि अगर वो यूनिट्स के तहत अगर वो अपना एसेट देते हैं एज अ स्पॉन्सर, तो उनको अगर 3 साल तक अगर वो लिस्टिंग में अपना यूनिट्स रखते हैं तो उनका इफेक्टिव कैपिटल गेन 0 हो जाता है। सिमिलरली अगर वो एसपीवी तहत अपने शेयर्स बेचते हैं, एज अ कंपनी बेचते हैं, उसमें कैपिटल गेन 0 हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है मेरे हिसाब से, किसी को भी अपना एसेट रीट को सौंप पाना या उसको वेस्ट कर पाना, तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये सबसे फर्स्ट चैलेंज ऑफ द ब्लॉक था, वो निकल चुका है। दूसरा, एक जो पास थ्रू स्टेटस था कि भाई रीट्स को डबल टैक्सेशन लगेगा हर समय, वो कंप्लीटली हटा के एक पूरा पास थ्रू कर दिया है कि जो भी आमदनी होगी वो एक छोटा सा 10% विदहोल्डिंग टैक्स छोड़कर 100% आप इन्वेस्टर ले जा सकते हैं। जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था उसके लिए एक आपत्ति थी, वो भी माने कि हट गया, सब हट गया है। अब आपको एट द ट्रस्ट लेवल से 10% विदहोल्डिंग टैक्स है और बाकी 100% पास थ्रू कर दिया है। तो अगर आप 10 रुपए कमाते हैं तो 1 रुपया टैक्स जो है वो सरकार डायरेक्टली आप भुगतान करिए एट द ट्रस्ट और रीट लेवल, उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगा और वो पास थ्रू हो जाएगा। तो पूरा का पूरा बाकी 9 रुपया पास थ्रू हो जाएगा। 1 रुपए का भी आपको टैक्स पेड सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप या तो क्लेम कर सकते हैं या ऑफसेट कर सकते हैं। तो इफेक्टिवली एक पूरा पास थ्रू मैकेनिज्म हो गया है। तो जो इंटरमीडिएट जो इश्यूज थे कि भाई डबल टैक्सेशन होगा, कैपिटल गेन्स लगेगा, तो ये टैक्स के प्रति की जो पूरी रचना की गई है वो काफी पॉजिटिव है। तो इन्वेस्टर की इस समय आपको अड़चने या जो सेलर है या स्पॉन्सर उसकी अड़चने हट जाती हैं। एंड आई थिंक ये रीट के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव स्टेप है जब एक इफेक्टिवली एक पास थ्रू व्हीकल मिल जाता है। तो डेफिनेटली ये काफी पॉजिटिव मूव रहा है। तो मेरे हिसाब से अब रीट्स के लिए बहुत ज्यादा अड़चने बचती नहीं है और एक रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है अब इस साल में रीट्स आने की संभावना काफी हद तक बढ़ गई है। दूसरा, इन्होंने जो बहुत बड़ी चीज की है वो जो डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड्स थे या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स AIF रेगुलेशंस के तहत उनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। पिछले साल ही CBDT का सर्कुलर था जहां पे 100% टैक्सेशन लाया गया था एट द ट्रस्ट लेवल या जो फंड लेवल, जिसको पूरा अबॉलिश कर दिया गया है इस फाइनेंस बिल में, जहां पे इसको भी पूरा पास थ्रू कर दिया गया है। तो अब ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि अगर आप और उसमें एनआरआईज और फॉरेन इन्वेस्टर्स को पार्टिसिपेट करने तक की छूट दी गई है। आज तक एनआरआईज को इंडियन रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करने की कोई योजना नहीं थी। ना ही तो वो बॉन्ड्स खरीद सकते थे, ना ही वो डायरेक्टली कोई रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते थे, ना ही वो कोई डोमेस्टिक फंड में या स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते थे। उनके लिए कोई योजना नहीं थी जो फॉरेनर्स फिर भी कर सकते थे। अब उनके लिए ये योजना लाई गई है जहां एनआरआई से लेकर भी काफी बड़ी तादाद है लोगों का जो इंडिया में वापस अपना पैसा लाना चाहते हैं, रियल एस्टेट को सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये पैसा AIF में आ सकता है और उनके लिए टैक्स का भी बहुत भारी छूट दी गई बिकॉज ये कंप्लीट पास थ्रू कर दिया गया है। तो सिर्फ एक जो 10% विदहोल्डिंग ऑन इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन्स है सिर्फ उतना चुकाना है, बाकी अगेन इन दी हैंड्स ऑफ द इन्वेस्टर इनको प्राप्त होगा। तो वो अपने टैक्स के योजना के तहत उनके एलिजिबिलिटी के तहत वो अपना टैक्स भर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा फिलिप है जहां पे डोमेस्टिक कैपिटल, फॉरेन कैपिटल, NRI कैपिटल एक तरफ जुट के आके AIF व्हीकल के तरीके से इंडियन रियल एस्टेट में लग सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तीसरा, उन्होंने परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट वाली इश्यू खत्म कर दी क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आ पा रहे थे इंडिया में क्योंकि उनको लगता था इंडिया में आते हमको एक डोमेस्टिक व्हीकल की तरह टैक्स किया जाएगा क्योंकि इंडिया में हमारे लोग बसते हैं। इसकी क्लैरिफिकेशन आके बहुत बड़ा काम हुआ। नहीं तो लोग इंडिया से बाहर जा रहे थे, अब इंडिया में रह के उनके एडवाइजर्स बाहर का पैसा निवेश करके बड़ा काम कर सकते हैं। यहाँ पे टैक्सेशन की रिस्क खत्म हो गई है। तो जो इतना घुमावदार स्ट्रक्चर करने पड़ रहे थे जहां पे इंडिया के बाहर इफेक्टिवली रेवेन्यूज जा रही थी या इंडिया में जो अर्निंग्स मैनेजर को मिलनी चाहिए थी उसको बाहर
उधार लेनी पड़ रही थी, अब वो बाकायदा इंडिया में ले सकता है, उस पर टैक्स भर सकता है। तो ये 3 बहुत बड़े बिग ब्लॉक जो स्कीम्स हैं, ये रिफॉर्म्स है, वो लाए गए हैं। उसके अलावा ऑफ कोर्स एनबीएफसी को बहुत बड़ी ताकत दी गई है। हम जानते हैं एनबीएफसी आज एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेट फाइनेंस माध्यम बन गया है रियल एस्टेट के लिए, बैंकों और प्राइवेट इक्विटी के अलावा, और उनको 500 करोड़ के ऊपर के एनबीएफसी को इंस्टीट्यूशनल स्टेटस दी गई है, तो वो सारफेसी के अंदर आते हैं, जो बहुत बड़ा मूव है। चलिए, तो बहुत कुछ हुआ यहाँ इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अमित जी ने। आप यहाँ लेना होगा छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब लौट के आएंगे तो एक और अनाउंसमेंट आई है, वो है काले धन को लेकर के, किस तरीके से रियल एस्टेट के काले धन पर लगाम लगाने के लिए बिल लाने की बात कही है। इस सवाल को लेकर चलेंगे दिल्ली मोहित के पास। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बजट में रियल एस्टेट के लिए क्या रहा। काफी लंबी चौड़ी चर्चा हो चुकी है और अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए चलते हैं सीधे मोहित के पास। दिल्ली मोहित, यहां पर एक अनाउंसमेंट ये की कि बिल लेकर आएगी सरकार, जिसमें रियल एस्टेट के अंदर काले धन की एंट्री को रोकने के लिए प्रावधान होंगे। अब तो 20,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो चेक में करनी होगी। ये इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बढ़िया कदम है, इस कदम को तो मैं वेलकम करता हूं, बट इस कदम से जो पर्पस है काले धन को रोकने का, वो मेरे ख्याल से कुछ इफेक्ट नहीं होगा, कुछ केटर नहीं होगा। क्योंकि अब अगर मेट्रोज की बात करें तो मेट्रोज में आज जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं सारी बैंक लोन से ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो 99% लोग बैंक लोन लेते हैं अपना पैसा अदा करने के लिए, क्योंकि सब लोग सीएलपी में आज घर खरीदते हैं, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान पे आज घर खरीदते हैं। तो मेट्रोज में तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा, जितना टियर 2, टियर 3 या टियर 4 की लोकेशन की बात है, वहां पे मैक्सिमम कैश चलता है, तो उसके कारण लोग अकाउंट खुलवाएंगे और अकाउंट से कैश चेक देंगे। जो ये काले धन की सवाल है रियल एस्टेट में, इसका इशू मैं बताता हूं आपको कि 95% कैसे दूर हो सकता है। 2 तरीके अगर सरकार कर दे, 2 चीजें कर दे, ये इशू 95% तो 100% मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, जो आज हमें अप्रूवल्स लेने होते हैं 50 जगह से, वो आप सिंगल क्लियरेंस विंडो कीजिए, प्लस एक टाइम लिमिट दीजिए कि मैंने आज मान लीजिए अप्लाई किया आज, तो 3 महीने में 4 महीने में वो ऑटोमेटिकली मुझे अप्रूवल मिल जाए, अगर ये अप्रूवल मुझे नहीं दे रहे हैं तो क्योंकि जो पैसा जाता है ब्यूरोक्रेट के पास, वो पैसा इसी में जाता है कि भैया मेरा अप्रूवल जल्दी दे दो, क्योंकि मेरे को अपना प्रोजेक्ट करना है जल्दी से। नंबर 1। नंबर 2, जब इलेक्शन आते हैं जो ये पैसा मांगते हैं, तो वो पैसा मांगना बंद कर दें, आपका काला धन का समस्या कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई बिल लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रही बात ये जो बिल लेके आने की, इस बिल को मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं इस स्टेप को। और मैं 2 मिनट बोलना चाहूंगा इसके रिगार्डिंग कि मैं थोड़ा सा आज डिसअपॉइंटेड और कहीं ना कहीं परेशान लग रहा हूं इस इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि क्या है कि एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें उसी से होती है जिससे एक्चुअल में उम्मीद हो। मुझे सरकार से और मोदी जी से खासकर काफी उम्मीदें हैं। मोदी जी को मैं काफी मानता हूं, उनके पर्सनालिटी को भी काफी मानता हूं, तो मुझे काफी उम्मीदें थी, वो कहीं ना कहीं इस बजट में क्लियर होती नहीं दिखी। क्योंकि हाउसिंग सेक्टर, देखिए, मैं आज अपनी कंपनी को या अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं आज चैनल पे। आज मैं उन 6 करोड़ 10 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिनको छत का हक है इस देश में रहने के लिए। कोई फायदा नहीं है रीट्स करके, मान लीजिए आप रीट्स कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप रीट्स की चर्चा कर रहे थे, रीट्स पूरी कंट्री में 10 कंपनियां रीट्स करेंगी, 50,000 करोड़ उन्होंने मान लो रेज कर लिया एक साल में, 50,000 करोड़ सारा का सारा लग्जरी हाउसिंग में डाल दिया। आपका अफोर्डेबल हाउसिंग विजन का क्या होगा? क्योंकि आज आप जी तो नहीं बोल रहे कि आप 50,000 करोड़ रेज करो और सारा का सारा पैसा आप अफोर्डेबल हाउसिंग में डालो। जी बिल्कुल, जो आपकी परेशानी व्यक्त कर रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूं। चूंकि समय खत्म हो रहा है, इसलिए हम चर्चा को और आगे नहीं ले जा पाएंगे। एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा यहाँ पर सर 30-40 सेकंड के अंदर, कि जो मोहित एक कंसर्न रख रहे हैं, तो उस कंसर्न को भी एड्रेस करना कितना जायज है, कितना जरूरी था? देखिए, जरूरी तो था, और क्योंकि ये बात सिर्फ इंडस्ट्री की मांग की नहीं है, ये बात सरकार ने खुद ने इस बात को मानी है। और पिछले साल अक्टूबर नवंबर में एक कॉन्फ्रेंस में भी जब ये फाइनेंशियल सेक्रेटरी को पूछा गया, तो उन्होंने ऑलमोस्ट वायदा ही कर दिया था कि आपको इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ होगा अगले बजट में, जहां पे जो एक टिकट साइज चाहे 25 लाख या 50 लाख का घर लेता है, उसको काफी हद तक उसको इंटरेस्ट का जो कॉस्ट है वो कम होगा, जो बहुत जरूरी है। क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो अफोर्डेबल को लोन देती हैं, वो 14-15% पे देती हैं, तो डेफिनेटली कुछ रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं। चलिए, तो कुछ अनाउंसमेंट और आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन फिर हम यही कहेंगे कि शायद बजट
एक अंतिम पड़ाव नहीं है, उसके आगे भी चीजें, उसके आगे भी पॉलिसीज बनती रहती हैं और अनाउंसमेंट आते रहते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जहां कुछ थोड़ी निराशा है वहां और अनाउंसमेंट आते हुए दिखाई देंगे और आगे चल के रियल एस्टेट एज ए होलिस्टिक यहाँ चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। तो आप दोनों ही मेहमानों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।